हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हिंदी सीखर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके सामने मंत्र नामक कहानी के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको कहानी को बहुत ही विस्तार से समझा दिया है। बच्चों, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच सके, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना। और बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको संपूर्ण मैटर भविष्य में जो भी आए, जो भी हम पढ़ाएं, वो आपको मिलता रहे बराबर। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी पर आएंगे बच्चों, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नोत्तरी रहेगा। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रेमचंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बस इनका सिंपल परिचय हो गया। अब आप इनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, या इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि है। उसके बाद में आप और एक थोड़ा सा ऐड कर देंगे, और मानसरोवर नाम से 8 भागों में कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ है, या संग्रह संकलित है। इस तरह से यह नंबर 1 का प्रश्न हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 है कि मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक थे बच्चों। तो आप इतना लिख देंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी आधुनिक काल के गद्य साहित्य में शुक्ल युग के प्रमुख लेखक थे। बस इतना आप लिख देंगे, ये पूरा प्रश्न आपको पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कि मानसरोवर में किसकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो आपने पहले ही पढ़ा, मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां प्रकाशित हुई हैं, जो कि 8 भाग में हैं। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों की हंस और माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों। तो मैंने जीवन परिचय में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मुंशी प्रेमचंद ने हंस और माधुरी नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। तो देखिए, ये आप ऐसे लिख देंगे कि हंस और माधुरी पत्रिकाओं के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद के 2 नाटक और 2 कहानियों का नाम लिखिए। 5वें नंबर का प्रश्न है बच्चों। तो आपको पता है कि इन्होंने कम से कम 300 कहानियों को लिखा और 3 नाटक को लिखा है। तो जिसमें से 2 नाटक आपको करबला और संग्राम लिख देंगे, और दूसरा आप कहानी पंच परमेश्वर और मंत्र तो आप पढ़ ही रहे हैं। बस इतना ही लिख देंगे, ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिए बच्चों कि मंत्र कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है। तो जब आप पहला वीडियो देखेंगे बच्चों, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुन लीजिएगा। तब आप इस प्रश्न को आप अपने ही मन से लिख पाएंगे कि मंत्र कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य और मानवीय संवेदनाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। बदले की भावना से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। तो ये रहा बच्चों आपका 6ठा प्रश्न। अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। प्रेमचंद जी ने किन किन विधाओं पर रचनाएं लिखी हैं। तो प्रेमचंद ने मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध विधाओं पर रचनाएं लिखी हैं बच्चों। उपन्यास और कहानी हमने जिक्र किया, नाटक भी अभी आपने करबला पढ़ा, और निबंध विधा को भी इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का, जैसे क्या कहते हैं, हंस और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। अब आइए बच्चों प्रश्न संख्या 8 को देखिए। इसके जो आप कहानी जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसका सार आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा बच्चों, और अपने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि मंत्र कहानी में कौन है, डॉक्टर चड्ढा है, और बूढ़ा व्यक्ति भगत है, और डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश हैं, और ये जो क्या नाम है भगत है, उनका एक पोता था, मतलब बेटा था। तो उन्हीं के बारे में है। देखिए, डॉक्टर चड्ढा एक कठोर व्यक्ति हैं जो गोल्फ, मतलब इनका खेल गोल्फ था, गोल्फ खेलने जाने के कारण बूढ़े भगत के बीमार बेटे का इलाज नहीं करते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्षों बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को कैलाश को सांप काट लेता है, कोई इलाज काम नहीं आता। तब वही बूढ़ा भगत अपना पुराना अपमान भुलाकर कैलाश का जहर निकाल झाड़कर उसकी जान बचाता है, और बिना किसी कोई इनाम लिए चला जाता है। आगे है बच्चों, और ये है भगत की उच्च मानवीयता और डॉक्टर चड्ढा के हृदय परिवर्तन की कहानी है। ये रहा बच्चों प्रेम मंत्र नामक पाठ की कहानी का सार। प्रश्न संख्या 8 में आप बहुत अच्छे से समझ गए। और ये देखिए बच्चों रेखा, अब आप देखेंगे कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में रहते हैं, मतलब जो आपने मंत्र कहानी पढ़ा उसके कुछ अंश के रूप में आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे, और उसी से संबंधित आपको प्रश्न करने रहेंगे। अलग से कुछ नहीं करना रहेगा, बस उसी गद्यांश को आपको पढ़कर वहीं से प्रश्न उत्तर उठाकर देने रहेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले गद्यांश आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो संसार में क्या है गद्यांश में, कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह
नहीं करते। ये गद्यांश है बच्चों। अब आगे क्या करें, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था कि सभ्य संसार इतना निर्मम और इतना कठोर है। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। किसे नहीं हुआ था बच्चों? भगत को नहीं हुआ था। वो उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कौन? बूढ़ा भगत। अब बच्चों इससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे जिसका उत्तर आपको यहीं से उठाकर देना रहेगा। तो जब आप कहानी को भली बात पढ़े रहेंगे बच्चों, तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे कि इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। तो पाठ का नाम बच्चों आप जानते हैं मंत्र है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न खा नंबर का है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब उसमें क्या बताया था कि बूढ़े भगत को किस चीज़ का अनुभव हुआ पहली बार। तो ये देखिए, लेखक कहते हैं कि बूढ़े भगत को अपने जीवन में यह पहली बार अत्यंत पीड़ादायक अनुभव हुआ कि जिसे दुनिया सभ्य और पढ़ा लिखा समाज कहती है वो वास्तव में इतना अधिक संवेदनहीन और कठोर हो सकता है। भगत उस पुरानी पीढ़ी का सीधा साधा व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करना, विपत्ति में साथ देना, किसी के अंतिम संस्कार में सहयोग करना या लड़ाई झगड़े शांत करने जैसे सामाजिक कार्यों को अपना परम कर्तव्य मानता था। ये रहा बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। अब आइए दूसरे प्रश्न संख्या ग के उत्तर को हम लोग देखते हैं। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं आता था। तो देखिए बच्चों, किस बात पर? ये जो सभ्य समाज इतना निर्मम है, इतना कठोर है, निष्ठुर है, इसी बात का उनको विश्वास नहीं आता था। देखिए बच्चों, भगत को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे भी कठोर लोग रहते हैं, डॉक्टर चड्ढा जैसे, कि जो अपने क्षणिक मनोरंजन या अर्थात खेल के लिए किसी बीमार मरीज की जान की परवाह नहीं करते हैं। ये रहा बच्चों घा नंबर का प्रश्न। अब आइए घा नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। कहते हैं कि कौन सा अनुभव भगत को अब तक ना हुआ था। तो भगत को अब तक यह मर्मभेदी अनुभव नहीं हुआ था कि सभ्य कहलाने वाला समाज इतना निर्मम, निष्ठुर, कठोर भी हो सकता है। अब आता है प्रश्न संख्या अंगा पर। देखिए बच्चों, पुराने जमाने के लोग कैसे थे। तो अभी आपने पढ़ा गद्यांश में कि पुराने जमाने के लोग परोपकारी और संवेदनशील होते थे। वह कैसे होते थे? दूसरों की विपत्ति में मदद करते थे, मुर्दों को कंधा देना, किसी के छप्पर को उठाना, आपसे लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए हमेशा क्या रहते थे? तैयार रहते थे। ये हो गया बच्चों आपके प्रथम गद्यांश से संबंधित प्रश्न। अब आइए दूसरे गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप दीजिएगा आप। तो देखिए बच्चों, ध्यान से पहले पढ़िएगा और समझिएगा क्या कह रहे हैं। जब ये तब की कहानी है बच्चों कि जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को जब सांप काट लेता है, तो झाड़ने वाले जब आते हैं, मतलब ये क्या नाम, भगत सिंह जब जाते हैं, तो जब वो कहते हैं कि जो होना था हो चुका। कौन? डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि मतलब बहुत देर हो चुका था इनको पहुँचते पहुँचते। तो कहते हैं कि जो होना था तो हो चुका। तो ये कहते हैं कि अब मतलब जो होना था ये हो चुका। अब अभी आप इसको दो अर्थों में समझिएगा। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहते हैं कि अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ होना था वो हो चुका। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मेरा रानी का कामना तरु क्या पल्लो और पुष्पित से रंजित हो उठा? नहीं हुआ ना। मन में वो स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, जिससे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? नहीं हुए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वो हो गया। ये बात डॉक्टर चड्ढा कहते हैं बच्चों। अब आइए, और जो होना था हो गया। अब इसका अर्थ अभी आप प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहले प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आप अच्छे से कर पाएंगे कि इसके पाठ का नाम मंत्र है और इसके लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा प्रश्न से आप समझिए बच्चों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस अंश में लेखक ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को सांप काटने के बाद की निराशाजनक स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। कैलाश के होने वाली पत्नी या सहपाठी मृणालिनी के मन में वैवाहिक जीवन को लेकर जो सुनहरे सपने और इच्छाएं रूपी वृक्ष पनप रहे थे, वह सब पल भर में नष्ट हो गए और उनके जीवन में जो खुशियों का सागर उमड़ रहा था, मानो उनकी आनंद रूपी नाव डूब गई हो। अर्थात जो भयानक घटना कैलाश की मृत्यु की आशंका बच्चों वो नहीं होनी चाहिए थी, वो घटित हो गई और सारी खुशियों पर क्या कहते हैं, मातम में बदल गई। सारी खुशियाँ कैसे बदल गई? मातम में बदल गई। अब आते हैं
नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। जो कुछ होना था बच्चों, अब आइए इसी अर्थ को समझते हैं कि जो कुछ होना था हो चुका का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। डॉक्टर चड्ढा और झाड़ फूक के करने वाले दोनों के अनुसार इनका अलग अलग पृथक पृथक अर्थों का को स्पष्ट करना है। यही प्रश्न पूछ रहा है, तो अब इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? पहले डॉक्टर चड्ढा को लीजिए, उनके अनुसार क्या है। डॉक्टर चड्ढा के अनुसार जो कुछ होना था हो चुका का अर्थ है कि कैलाश के शरीर में जहर पूरी तरह फैल चुका है और अब चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन झाड़ फूक करने वाले अर्थात भगत के अनुसार देखिए बच्चों, तो इनके अनुसार क्या है कि अब तक जो बुरा होना था वो हो गया, लेकिन अब मंत्रों की अलौकिक शक्ति से वो ठीक हो जाएगा। तो ये आप दोनों अलग अलग अर्थ समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या घ पे आते हैं बच्चों, ये देखते हैं कि क्या कह रही मृणालिनी का काम न तरू क्या था। तो क्या रहा बच्चों? मृणालिनी का काम न तरू उसके मन में पनपने वाले सुनहरे सपने और इच्छाएं थी जो उसने कैलाश के साथ अपने सुखद भविष्य और दाम्पत्य जीवन के लिए सजोए थे। तो ये रहा दूसरे गद्यांश के प्रश्न। अब आते हैं बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया हुआ है, मतलब इसी तरह से आपके सामने प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा और आपको एक आंसर जो कि सही आंसर रहेगा उसी को कॉपी में लिखना रहेगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पहला है कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म आप जानते हैं बच्चों कि 1880 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में लमही नामक ग्राम में हुआ था 1880। तो आपका आंसर यहाँ पर बात सही हो जाएगा और आप टेंशन ना लीजिएगा बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर इस पीडीएफ में दिया हुआ है, ये देखिए नीचे, तो आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2 से 3 बार रिविजन कर लीजिएगा इसको। पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। देखिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद किस युग के लेखक थे। तो हमने अभी आपको पढ़ाया था, प्रश्न में आया भी था उधर कि ये शुक्ल युग के थे। किस युग के थे? शुक्ल युग के थे। शुक्ल युग किस में आता है बच्चों? आधुनिक काल में आता है। ये तो आपका यहाँ पर भी बा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर कि प्रेमचंद की कीर्ति, इसमें से मतलब प्रेमचंद की कौन सी रचना का कुटज किसका है। तो कुटज इनका नहीं है बच्चों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। दांत इनका नहीं है बच्चों, आप प्रताप नारायण मिश्र से परिचित होंगे, पहला पाठ आपका बात प्रताप नारायण मिश्र का ही है। तो ये मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र का ही है। अब ये बच्चों बचता है आपका चौथा ऑप्शन सेवा सदन, ये आपका मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है? उपन्यास विधा है। आगे बढ़ते तो आपका द आंसर सही हो जाएगा सेवा सदन। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपका प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो इसमें से कौन सा है? प्रेमचंद जी का उपन्यास पूछ रहे हैं बच्चों। मंत्र, क्या मंत्र है? कहानी है? कफन है? तो ये गोदान है बच्चों। ये देखिए, मंत्र, कफन और गोदान, ये तीनों और रूठी रानी, ये चारों प्रेमचंद जी के ही कहानी है। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं? उपन्यास विधा पूछ रहे हैं बच्चों कि इसमें से उपन्यास कौन सा है। तो हमने आपको पढ़ाया था अभी पहले प्रश्न में कि गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब इनके उपन्यास हैं, सेवा सदन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि किस महान साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो कौन हो सकता है बच्चों? क्योंकि उपन्यास अच्छे, मतलब एक प्रौढ़ एक अच्छे उपन्यास की शुरुआत ही प्रेमचंद से होती है, तो इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा गया। इन्होंने कब से कब 10-12 उपन्यास लिखे हैं और इनके प्रत्येक उपन्यास में समाज की एक एक समस्या को उठाया गया है, जैसे कि कृषि से संबंधित किसानों की समस्या हो गई और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित, मतलब समाज में उस समय जो भी स्थिति थी सबको उनको प्रत्येक एक उपन्यास में दिखाया गया है। तो ये प्रेमचंद को कहा गया। इसका आपका आंसर नंबर यहाँ पर बा हो जाएगा बच्चों, प्रेमचंद। और फिर आंसर संख्या आता है 6, हंस पत्रिका के संपादक। अभी आपने पढ़ा और जीवन परिचय में भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि हंस पत्रिका और माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है। तो प्रेमचंद है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 7 हो गया आपका। फिर आता है बच्चों, अब आप अपना आंतरिक मूल्यांकन, मतलब ऐसे प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आपका स्वयं का मूल्यांकन होगा। तो इसको अब आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों की एक सूची बनाइए, मतलब एक सीरियल वाइज ऐसे लिख दीजिए प्रेमचंद की कहानियाँ। अब उसमें उनके जितने लगभग मैक्सिमम कहानियाँ आप लिखिए, वैसे तो उन्होंने 300 लगभग कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 कहानी लिख सके इतना याद कर लीजिएगा। तो आप ये सभी को याद करेंगे तो 2, 4, 5 आपको अपने आप परीक्षा में याद आ जाएंगे। देखिए पहला तो पंच परमेश्वर है, आप भली भात परिचित हैं इसमें। ईदगाह बहुत ही मार्मिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी है बच्चों पर निर्भर है ये कहानी। और उसके बाद में आपका आता है ये मंत्र कहानी जो कि आप पढ़ ही रहे हैं। नमक का दरोगा इनका एक कहानी है। कफन एक कहानी है। पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं और 2 बैलों की कथा, ये सब इनकी कहानी है बच्चों। ये सभी को आप याद करिएगा तो आप 2-4 अब ऐसे ही याद रखेंगे कि पंच परमेश्वर, ईदगाह, ऐसे आग बंद कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन मारिएगा तो आपको याद हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या घ क्या कह रहा है कि मंत्र कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों। तो आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आपको कैसे होना चाहिए। मानवीय भाव से उत्प्रोत होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, क्षमाशीलता रखनी चाहिए, है ना। बदले की भावना से ऊपर रहना चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये सारी शिक्षा है आपको, यही आपको प्रेरणा मिलती। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मंत्र कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में परोपकार और मानवीय संवेदनाओं से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें अपने स्वार्थ, घमंड और बदले की भावना का त्याग करके हमेशा दूसरों के दुख में काम आना चाहिए। बुराई का उत्तर अच्छाई से देना ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। तो ये रहा बच्चों आपका आंतरिक तो ये दो चीज़ें। अब आप पहले वीडियो को बच्चों, मंत्र कहानी को आप अवश्य देखिएगा, फिर आप इस प्रश्न उत्तर को बहुत बढ़िया से कर लेंगे। इससे संबंधित जो अन्य और प्रश्न उत्तरी बनेंगे तो वो भी आप बढ़िया से कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। आप उनसे यहाँ से जरूर जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो भी भेज देंगे और साथ ही साथ PDF आपको दे देंगे। सबसे अच्छी बात रहेगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आप जीवन परिचय को अवश्य लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ से जुड़िए बच्चों। इस वीडियो को आप, अगर आपको लगता है कि मैम ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया समझाया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। गुरु दक्षिणा समझकर आपको लाइक अवश्य करनी चाहिए। और साथ में अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके जान पहचान में हैं कि क्लास 9th के बच्चे, तो उनको शेयर करना और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना बच्चों। तो आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपको अगले लेक्चर के साथ, अगले पाठ के साथ मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।